चलिए स्वागत करेंगे आपका डिफरेंशिएशन की अगली क्लास में। डिफरेंशियल कैलकुलस हम लोगों ने यहाँ तक आते आते तमाम सारा पढ़ लिया। और एक मज़ेदार बात है, चूँकि इसको मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको काफ़ी सारा स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया। यानी डिफरेंशिएशन में आपसे कहा जाए सिर्फ हल्का हल्का मोटे मोटे फॉर्मूले और केवल सवाल करना नहीं बताए, तमाम सारी मैंने बेसिक ऐसी चीज़ें ही बता दी हैं जो पर्टिकुलर मैथमेटिक्स वाले लिए होंगे उनको आप देखेंगे, उनको जो मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन आएगा उनको इसमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आगे। अगर बेसिकली बात की जाए डिफरेंशिएशन में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, तो मैं एक बार रिकैप करा दूं। पिछले 2-3 लेक्चर्स में हमने सबसे पहली चीज़ जो आपकी डिफरेंशिएशन भी ली थी वो हमने लिया था कि आपके वेरिएबल्स क्या होते हैं, और वेरिएबल्स में भी पर्टिकुलरली हमने एक ख़ास वेरिएबल की चर्चा की थी जिसमें हम बात कर रहे थे डिपेंडेंट वेरिएबल की। सेकंड वन, जब वेरिएबल डिपेंडेंट था, कोई भी आपका वाई ये डिपेंड कर रहा था किसी एक्स पर, तो मैंने कहा था दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन। तो इसलिए आपको फंक्शंस भी समझ में आ गए थे। फर्दर मैंने आपको ये बताया था देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तमाम सारे टाइप के फंक्शंस कौन से हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा था एल्जेब्रिक फंक्शन होंगे। एल्जेब्रिक फंक्शन यानी वही मान के चलो x³ + 4x² एंड प्लस समथिंग एल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आप जाएंगे तो ये आपको मालूम है ये है sin x, cos x, tan x या समथिंग एल्स, उन्हीं से मिला जुला। क्योंकि इन सारे फंक्शंस की वैल्यूज़ आप देखेंगे किस पे डिपेंड करती हैं, दीज आर डिपेंडेंट ऑन द वाई एक्स आप चेंज कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं फंक्शन की वैल्यू बदलेगी, तो ये सभी फंक्शंस हैं। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे हम लोगों ने एक डेफिनेशन ली थी और हमने कहा था रेट ऑफ चेंज। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ सबसे ख़ास बात की, मैंने कहा था रेट ऑफ चेंज इन वाई, और अगर और प्रॉपर वर्ड लूँगा तो ध्यान देखना वहाँ जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। बिल्कुल छोटे की हम बात कर रहे थे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने कहा था विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और अगर हम फर्स्ट टर्न पे चले जाएं तो रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब आप इसकी बात करते हैं तो मैंने कहा था यही आपके लिए होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डेरिवेटिव। तो इसको मैंने कहा, और ये पहले भी सलाह दी है, इन लेक्चर्स को बता दें जो रिकॉर्डिंग्स पढ़ी आपको एक से ज़्यादा बार देखना पड़ेगा। दैट्स वाई जो मैं बोल रहा हूँ जो बता रहा हूँ वो आपको लैंग्वेज क्लियर हो। थोड़ा सा टफ टॉपिक है रिलेटिवली यहाँ पे, तो आपको 1-2 बार में प्रॉपरली तैयार हो जाए। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, सवाल करना बहुत ईजी है, बट इसकी थ्योरी की लैंग्वेज थोड़ा सा मैंने कहा टफ पड़ती है। रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप कह रहे थे डिफरेंशिएशन फॉर्म, तो हमने कहा था रेट ऑफ चेंज इन वाई आप कैसे देते हैं। रेट ऑफ चेंज इन वाई का मैंने आपसे बिल्कुल साफ तौर पे तरीका बताया था कि जब आप शक्कर खरीदने जाते हैं और आप शक्कर खरीदने जा रहे होते हैं तो आप बताते हैं 40 रुपीज़ पर केजी। कहीं ना कहीं ऊपर आप लिखते हैं द चेंज इन मनी, नीचे आप लिखते हैं चेंज इन वेट। और यही तरीका ध्यान देखना हम इस्तेमाल करते हैं रेट ऑफ चेंज किसी भी क्वांटिटी का डिस्क्राइब करने के लिए, यानी आप कहते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। जैसे मैंने कहा ये वाई है, द चेंज इन रुपीज़ दैट इज़ द डेल्टा एक्स, यानी कि चेंज इन मनी। ये आपका हो गया रेट ऑफ चेंज इन वाई, वो हो गया था रेट ऑफ चेंज इन रुपीज़। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ये भी आपको मालूम था, ये मैंने आपको डिफाइन किया था फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स करके डेफिनेशन दी थी। फर्दर इसमें आपसे एक चीज़ और दी थी मैंने, जो कहा था मैंने कहा अगर आप इसमें लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 करते हैं तो ये आपके लिए जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आएगा इसको आप लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स से, और यही आपके लिए कहलाता है डिफरेंशिएशन। तो ये मैंने एक बार रिकैप इसलिए किया ताकि आपको एक छोटी सी बात याद आ जाए कि आखिरकार हम कहाँ से पढ़ने जा रहे हैं। और जहाँ से पढ़ने जा रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकंड में ध्यान से देखें। यहाँ पर हम थे, अगर आपका y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x है, आप कहेंगे आज रिपीट क्यों कर रहा हूँ, तो ये बताऊँगा, मैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ जा रहा हूँ। अगर कोई भी y आपका फंक्शन ऑफ x है तो मैंने कहा था इंक्रीजिंग x बाई स्मॉल अमाउंट डेल्टा x। अगर आप x को बढ़ाएंगे y विल ऑल्सो चेंज बाई अ स्मॉल अमाउंट डेल्टा y। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, डेल्टा x और डेल्टा y की जगह आप अपने रुपए और शक्कर मान लें। अगर आप शक्कर का वेट इंक्रीज़ करेंगे बाई 100 ग्राम, 200 ग्राम और 300 ग्राम, सो डेफिनेटली जो अमाउंट ऑफ रुपीज़ है वो भी आपका कुछ ना कुछ 2 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ जाएगा।
इसका मतलब है ध्यान देखना कि अगर आप y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x है, अगर आप x की वैल्यू बढ़ाएंगे देन देयर विल बी द चेंज इन द वैल्यू ऑफ y ऑल्सो। हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया था और सब्ट्रैक्ट करोगे तो दिख रहा होगा y एंड y कैंसिल, डेल्टा y ये निकल आएगा, डेल्टा y इज इक्वल्स टू दिस। और मैंने कहा था ये आपकी होती है रेट ऑफ चेंज की डेफिनेशन, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। जो टर्मिनोलॉजी हम देखेंगे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x मतलब रेट ऑफ चेंज। कैसे लिख सकते हैं x प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x, ये फॉर्मूले के तौर पे भी आप देख सकते हैं। और लास्ट मैंने कहा था अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पे जा रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आपको क्या चीज़ देगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जब आप लेते हैं डेल्टा x टेंड्स टू ज़ीरो तो फिर ये आपके लिए कहलाता है dy बाई डी एक्स, और इसी को हम कहते हुए जाते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। आए मैं एक छोटी सी बात याद दिलाता हूँ, यहाँ के आगे हमने कुछ बहुत सिंपल सी चीज़ें की थी। जो बहुत सिंपल से पार्ट हमने किया था वो आपने कहा था तमाम सारे dy बाई डी एक्स के लिए आपने तमाम बहुत सारे फॉर्मूले लिए थे कि अगर आपका y इज इक्वल्स टू साइन एक्स है तो आपका dy अपॉन डी एक्स होगा कॉस एक्स। अगर आपने 10x माना है तो 10x का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स, x रेज टू पावर n है तो nx n माइनस वन। ऑन दिस बेसिस वी हैव completed a number of numericals and of course in different forms also, addition subtraction the simplest form, product form जिसमें आपसे कहा गया था पहले को छोड़ें दूसरे को डिफरेंशिएट करें, दूसरे को छोड़ें पहले को डिफरेंशिएट करें, देन द डिवीज़न और रेशियो फॉर्म और फाइनल फंक्शन ऑफ फंक्शन फॉर्म। तो पहला तो मेरा सवाल है, हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल किए थे तमाम सारे लोग जो ज्वाइंट हैं मुझे बताएं क्या ये न्यूमेरिकल मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल आपको समझ में आ जाते हैं, हाँ या ना। जो हमने लोग पिछले 2 टर्न पर हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, पहले इन क्वेश्चंस की चर्चा बताएं क्या ये समझ में आ रहे हैं सभी को, है ना। इनमें तो कोई समस्या नहीं है किसी को। और रिपीटेशन के लिए मैंने कहा एक बार आप इनके वीडियो लेक्चर रिपीट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन समझ में आ गया, मतलब डिफरेंशियल से आप एक मोटे तौर पे वाकिफ़ हो गए कि होता कैसे है। लेकिन मैंने कहा था डिफरेंशियल से ज़्यादा टफ पार्ट अभी उसका थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट बचा है, उस पर हम बात कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना आप सीख गए। अब आता है सवाल है फिजिक्स में dy बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन का यूज़ कहाँ है और कैसे है। ये यूज़ ऐसे है कि ज़रा देखो ध्यान से, मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। मैं बात कर रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिज़िक्स। फिज़िक्स में क्या इस्तेमाल होगा, फिज़िक्स में इस्तेमाल ही होगा, बहुत ध्यान से देखें। मान के चलें हम एक बहुत छोटी चीज़ लेते हैं स्पीड, या आप लेते हैं वेलोसिटी। अच्छा वेलोसिटी की जब हम बात करेंगे, वेलोसिटी सबको मालूम होती है 9th से, ये होता है चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बहुत सारे लोग अगर याद हो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में से रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम भी कहते हैं, बढ़िया है। अगर आप इसको फॉर्मूले के तौर पे लें तो क्या आपने ध्यान दिया, हम ऐसे ही लिखते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। क्या ये आपको मालूम है, हाँ या ना बताएं। ये तो मालूम है ना, इसमें मैंने सिंपल का। अब बहुत ध्यान से देखो, इस चीज़ को अब हम लेके चलते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। मैथमेटिक्स की तरफ हम ऐसे लेके चलेंगे कि आपका v इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है, और हमें मालूम है डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स, जो भी आपसे बात कर रहा था डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स क्या होता है, दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज। ये रेट ऑफ चेंज होता है, ये कन्फर्म है, क्योंकि यही बता रहा है कि भैया टाइम के साथ आपकी पोजीशन 2 मीटर 4 मीटर या 6 मीटर कितना चेंज हुई है, सो इट इज़ द रेट ऑफ चेंज, इट इज़ कन्फर्म्ड। तो ध्यान देखो, अब हम अपने 11th स्टैंडर्ड पे ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए 11th में आ जाए तो आप क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होगी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। हम बहुत छोटे टाइम के लिए निकालेंगे, हम ये जो निकालेंगे किलोमीटर पर आवर में नहीं निकालेंगे, पर मिनट में नहीं निकालेंगे, हम कोशिश करेंगे हम पर सेकंड में निकालें, यानी द स्मॉलेस्ट पॉसिबल ऑफ टाइम इंटरवल, जितना छोटा कर सकें। अगर आप इसी वेलोसिटी को ऐसे निकाल रहे हो छोटे से छोटे टाइम इंटरवल में, तो ध्यान से देखें ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेट। और इसीलिए जो आपकी स्पीड जिससे आप लिखा करते थे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, अब फिज़िक्स में वो लिखी जाएगी, मतलब अब भी वही है, मतलब अब भी वही है, बस क्या कहलाएगा ध्यान देखें। अब जो आप स्पीड या वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे, ये आपके लिए कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन,
या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और आपको चेक करा देता हूँ, ये आपने यहाँ भी यही लिखा है। क्या लिखा है आपने? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, ये वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में आपको निकालना है? एक्स के। तो ये एक्स और वाई में मैथमेटिक्स थी, प्रैक्टिकल चीज़ों में फिजिक्स आने वाली है। तो जरा देखें क्या ये एग्जांपल आपको समझ में आता है वेलोसिटी का? यस सर। एक मैं एग्जांपल आपके लिए टेंथ का ले लेता हूँ, जल्दी आपको समझ में आएगा। टेंथ में आपको याद है आई इज इक्वल्स टू होता था डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, यही होता था। कितना चार्ज फ्लो हुआ कितने टाइम में, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आप इसे कह देते थे चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। अच्छा, फ्लोन का मतलब चेंज ही होता है, जो चला गया या आया चेंज ही हो रहा है। रेट ऑफ चार्ज फ्लोन या मूविंग पर यूनिट टाइम, ये टेंथ की लैंग्वेज है। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं 11th में। सिंपल कन्वर्जन करता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी मैं इसको लिखूंगा, ध्यान से देखना। अब मैं कितने टाइम के लिए निकालूंगा? बिल्कुल कोई ईयर्स में नहीं निकालना है, डेज में नहीं निकालना है, मंथ्स में नहीं निकालना है, बिल्कुल डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। और जैसे ही आप अगर ऐसा करेंगे तो ध्यान देखना, ये आपके लिए वही करंट जिसे आप डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी लिखते थे वो कन्वर्ट हो जाएगी। केवल लैंग्वेज चेंज आपकी कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा था आप थ्योरेटिकल पार्ट पे चलते हैं जो थोड़ा सा मज़ेदार है और कई बार टफ भी लगता है। डी क्यू बाई डी टी को आप पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, ध्यान जा रहा है? ये पढ़ा जाएगा, मैं एक बार लिख देता हूँ फिर इसके बाद शीट में दिखाता हूँ। ये पढ़ा जाएगा इंस्टेंटेनियस चेंज। ये तो फिक्स ही है, किस में? चार्ज में। बदलते रहेंगे इन पोजीशन, इन चार्ज, इन समथिंग एल्स। फिर किसके रिस्पेक्ट में देखोगे, किसके कंपैरिजन में देख रहे हो? तो हम बताएंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये मैंने कहा केवल और केवल क्या है, ये लैंग्वेज और कंसेप्ट का अपग्रेडेशन है, दैट्स ऑल। वो टेंथ था, ये 11th है और कुछ नहीं है। तब आप कह रहे थे चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम। अभी आप कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर आप कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। केवल हमने क्या किया, अपग्रेड आपको किया है। तो एक काम करें, एक सिंबल हेडिंग डालें और हेडिंग डाल दीजिएगा एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स। डाल दें एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स। नोट करते हुए जाएंगे हम इन सारी चीज़ों को रफ में भी, ताकि आपको ये फेमिलियर हो जाए आप इनसे। ठीक, कहीं कोई दिक्कत किसी को? सर क्या नाम है? एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स। एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स डाल दिया, बढ़िया। जब आप एग्जाम्पल्स पे जाते हैं सबसे पहले यही आते हैं। सबसे पहले आप यही बताएं, वेलोसिटी इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम। दिखा दो, यही लिखते हुए चलना, एक एक लाइन लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। वेलोसिटी इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम लिख दें। v इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। दिख रहा होगा ये कौन सा फॉर्म है, पुराना फॉर्म है आपके 9th का। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन फॉर्म की। तो इतना मत लिखना डजन डिफरेंशिएशन फॉर्म, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पिछला फॉर्म समझ में आ रहा है। अब स्टैंडर्ड पे जाते हैं। वेलोसिटी इज़ द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कैसे कन्वर्ट किया है जो भी दिखा रहा था, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। लिमिट लिए डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? अब हम लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी। दिखा दें, वेलोसिटी इज़ द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ठीक, ये आपका हो गया dx/dt। कर दिया फर्स्ट वन। कर दिया सभी ने, बाकी है नवी? डन सर। ठीक है। सर ठीक, एक नेक्स्ट जाएंगे, अगला नंबर। ये डेफिनेशन सबको मालूम है और ये फॉर्मूला भी सबका पढ़ा हुआ है। 9th में हर आदमी ने फॉर्मूला पढ़ रखा है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ध्यान रखना, अभी लैंग्वेज पे ध्यान देना। 9th क्या कहता है? एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और इसीलिए आप लिखते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यही लिखते आते हो। जब इसको लिखते हो तो मैंने कहा अब हम इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। अब ध्यान देखना, अब हम जब लिखेंगे तो इसको लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। हम क्या लेंगे? हम लेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। हम डेल्टा टी, आपका टाइम इंटरवल कितना लेंगे? छोटे से छोटा। तो हमारा एक्सेलरेशन अब क्या हो जाएगा? dv/dt। इसीलिए हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। तो एक काम करें, एक नेक्स्ट लिखिएगा, एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम। पहले 9th का लिखते हैं, एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम। कर दिया, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम। हाँ ना बताएं। नीचे आप बता दें ए इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। कर दिया इतना, यहाँ तक पहुँच गए। अब नीचे एक काम करो, अब ये लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दो बार मैंने समझाने के लिए इस्तेमाल कर दी। शीट में इसलिए दी है हर जगह ताकि किसी को पहली बार में नहीं तो दूसरी नहीं तो तीसरी बार में समझ में आ जाए। अब आपके लिए एक्सेलरेशन क्या लिखा जाएगा? तो नीचे आप बताएंगे ए इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। लिख दें ए इज इक्वल्स टू डी वी ओवर डी टी, और फिर हम इसे करेंगे ट्रांसलेट। अब ट्रांसलेट करें, ये ध्यान जा रहा है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जो भी मैंने लिख के दिखाया था। यानी अब आप कहेंगे एक्सेलरेशन, देख लें ध्यान से, एक्सेलरेशन इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। किसका चेंज? तो वेलोसिटी का। ठीक, और किसके रिस्पेक्ट में? तो किसके रिस्पेक्ट में देख लें, किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो? टाइम के रिस्पेक्ट में। अब अपनी डेफिनेशन, ये पुरानी डेफिनेशन थी ओल्ड, नई डेफिनेशन ये हो गई केवल चेंजिंग ऑफ वर्ड। नीचे दिखा दिएगा, दस एक्सेलरेशन इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। Acceleration is the instantaneous rate of change of velocity with respect to time. कर दिया? Yes sir. Done sir. ठीक, Done sir. बढ़िया। नेक्स्ट देखें जरा, करंट थी आपकी, आपके करंट 10th में क्या थी? करंट इज चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम, यही लैंग्वेज लेते थे। एनसीईआरटी कहती थी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। आ जाओ, पहले पुरानी डेफिनेशन लिखो। इलेक्ट्रिक करंट इज, लिख दो, इलेक्ट्रिक करंट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम, आई इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। लिख दें, इलेक्ट्रिक करंट इज चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम, आई इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक, और अब हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे नाउ, अब डेल्टा क्यू की जगह आप क्या लेंगे? डी क्यू बाई डी टी। और अब डी क्यू बाई डी टी का मतलब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, यह है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और कौन सा रेट?
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और किसके रिस्पेक्ट में, देख लो किसके रिस्पेक्ट में, टाइम। इसलिए अब इसको आगे चेंज करें। अगला बता दीजिएगा I इज इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डी टी। नेक्स्ट लाइन बढ़ जाएगा I इज इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डी टी। और जैसे आप डी क्यू ओवर डी टी करेंगे तो नीचे आप बता देंगे इलेक्ट्रिक करंट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लिखने आराम से। अब लैंग्वेज आपको समझ में आ गई होगी। अब जहाँ भी हम कोई सी भी देंगे बस आप देख लेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज किसका है और किसके रिस्पेक्ट में, ईजिली आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन का फिज़िक्स में प्रैक्टिकल इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए मैंने कहा था डिफरेंशिएशन बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि फिज़िक्स में लगभग सब जगह डेफिनेशंस डिफरेंशिएशन फॉर्म से दी जाएंगी। अब कोई डाउट हो तो मुझे बताएं यहाँ पर। बोले वाल को कोई समस्या यहाँ पर हो तो मुझे पूछ लें। नहीं? ओके, ठीक है। अब एक अगली चीज़ आपको हम बताते हैं, और नेक्स्ट अब जाएंगे, ध्यान देखना। अब हम जाएंगे इसके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पे। ये आपके लिए बढ़िया एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, तो एक सिंपल हेडिंग डाल दिएगा, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। हेडिंग आप डाल देंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, ज्योमेट्रिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं एक छोटे से कंसेप्ट में आता हूँ, बहुत ध्यान से इस बात को सुनना। पहले मुझे बताओ, 10th में मैथमेटिक्स में तुमने पिछले साल जो शुरुआती चैप्टर हैं, सेकंड थर्ड चैप्टर जो आते हैं, ये पढ़े हैं सभी ने ध्यान से, हाँ या ना? यस सर। बढ़िया। यस सर। अगर आपने पढ़े हैं तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, एक सेकंड चैप्टर जो है आपको वो ग्राफ्स के बारे में बताता था। वह बताता था अगर आपकी कोई लीनियर इक्वेशन है ax प्लस बी, इससे आपकी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे बनती है। और ये बताता था अगर आपकी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपका ग्राफ पे एक पैराबोला बनता है। ज़रा देखें, सेकंड चैप्टर सभी ने पढ़ा है ये? यस सर। है ना? यस सर। क्योंकि उसमें ये भी था कि पैराबोला के पैर ऊपर होंगे कि नीचे होंगे, कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ होंगे, सारे डिटेल्स आपके। और कोई बहुत आगे का चैप्टर नहीं ले रहा, शुरू के 2-3 चैप्टर तो हर आदमी पढ़ता है, सेकंड चैप्टर में ही दिया है। उसके बाद आप देखना, इसी बेसिस पे आपने एक काम किया है, और वो काम ये किया है कि आपने एक जो इक्वेशन ली, और मान के चले आपने ले ली 2x प्लस 3y बराबर कुछ भी समथिंग 5 ले लेता हूँ। फिर आप क्या करते हैं, आप बताते हैं y इज इक्वल्स टू कितना होगा, तो y बराबर होगा 5 माइनस 2x अपॉन 3, ऐसे ही करते हैं ना, y इज इक्वल्स टू समथिंग x। फिर आप एक काम करते हैं, आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से x की वैल्यूज़ लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप y की वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। और सबसे ख़ास बात ये आती है कि जब आप एक ग्राफ पेपर पे इन वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आती है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। मैं ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो आप पिछले साल कर चुके हैं। तो मैंने कहा अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन है, ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो आपका ध्यान जाएगा तो आपके ग्राफ पे कैसे पॉइंट आते हैं। अगर आप ax प्लस बी वाई वाली करेंगे तो आपकी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन आती है। यह हमें बेसिक जानकारी 10th से है। तो फिर हम इसके मार्के से कहना क्या चाहते हैं, एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ ये जो आपकी चीज़ है, आपने ध्यान नहीं दिया, इट इज़ ए फंक्शन ऑफ x। ये फंक्शन ऑफ x है, इसकी वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है। टेबल बनना ही बताता है कि y क्या है, ये y फंक्शन ऑफ x है। दीज वैल्यूज़ ऑफ y आर डिपेंडेंट ऑन द वैल्यूज़ ऑफ x सिलेक्टेड बाय यू।
x बराबर 1 2 3 रखोगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग y की आती हैं। इससे आपको ये भी समझ में आता है कि y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। अभी आपने बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी पढ़े हैं लीनियर फंक्शन या क्वाड्रेटिक फंक्शन, उनको ग्राफ पेपर पे ग्राफ या कर्व के फॉर्म में दिखाया जा सकता है। कम से कम इतनी जानकारी तो आपको है ही। ऐसे ही ध्यान देखना, मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेता हूँ, बहुत ध्यान से मुझे देखना। अगर मैं मान के चलो, मैं ही मान लेता हूँ y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। मैंने क्या लिया, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स लेता हूँ। मुझे बताओ साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। बढ़िया। साइन 0 मैंने कहा 0 होती है। साइन 90 कितना हो जाता है? 1 ठीक है। और आपको मालूम है बीच में 30 45 60 की वैल्यूज़ धीरे धीरे बढ़ती हुई जाती हैं, सबको मालूम है। अच्छा, साइन 90 के बाद साइन 135 वगैरह की वैल्यू क्या होती हैं? कम होती हैं कि और बढ़ती जाती हैं? बढ़ती है। नहीं, आप भूल गए। साइन सर की वही रहती है सर, साइन वो याद की नहीं, माइनस हाँ, में कोई मिनिमम प्लस और मैक्सिमम वैल्यू बेटा साइन की 0 और 1 है। साइन 1 से ऊपर नहीं होती, 0 से नीचे नहीं होती। इसीलिए जब 90 के आगे जाओगे तो तुम्हारा ध्यान जाएगा, वैल्यूज़ वापस आती हैं और साइन 180 फिर 0 हो जाती है। और जिन्हें ऐसा ध्यान नहीं हो उनको आग्रह किया जाता है, एक स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहला दूसरा लेक्चर लिया था ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का, उसको ज़रूर देख लेना, नहीं तो क्या है ऐसी वैल्यूज़ में आगे जाके फंस जाओगे। और बताता हूँ, साइन 270 लें। 270 की वैल्यू आप प्लॉट करेंगे, है ना, आगे तक चलते हैं 180 210 225। 270 पे आपकी वैल्यू होती है -1। फिर 270 से लेके 360 तक वैल्यूज़ फिर कम होती हैं। इसका मतलब ध्यान देखना, अगर आप y बराबर साइन एक्स ले रहे हैं और आपने लिखा साइन 30 45 60 90 120 135 215 300 समथिंग और लास्ट में 360, और इन सारे पॉइंट्स को आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आपको नजर आएगा यू विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस, जहाँ आपको ये 1 वाली वैल्यू कहाँ मिलेगी 90 डिग्री पे, 0 वाली वैल्यू मिलेगी 180 डिग्री पे, -1 वाली मिलेगी आपको 270 डिग्री पे, और वापस 0 हो जाओगे 360 डिग्री पे। तो ये मैंने इसलिए बताया कि आपका कोई सा भी फंक्शन हो, चाहे वो एल्जेब्रिक फंक्शन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे मैंने कहा कोई और हो, इन सब को आप ग्राफ पे दिखा सकते हैं। अब मैं मान के चलता हूँ ऐसा ही कोई एक फंक्शन मेरे पास है, कोई नाम लेने की जरूरत नहीं है कौन सा है, मैंने कहा कोई भी एक फंक्शन मेरे पास है, तो उस फंक्शन को एक कर्व रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ध्यान से देखना, मैं मान के चलता हूँ आपके x और y की वैल्यू एक दूसरे को देख के चेंज हो रही हैं, फंक्शन इसी को कहते हैं, ठीक है। मीटिंग एंड हो तो रिज्वाइन कीजिएगा। मैंने कहा x और y की वैल्यू एक दूसरे को देख के आपकी चेंज हो रही हैं। मान के चले कोई भी कर्व मैंने लिया, और एक कर्व क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, ये कर्व है, और आप चेक कर सकते हैं x बदलेंगे तो y की वैल्यू बदलती है। कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लें जरा, मैं मान चलता हूँ एक मैंने पॉइंट ले लिया है P, और एक पॉइंट मैं यहाँ कहीं ले लेता हूँ लेट इट बी Q। मैंने कहा एक पॉइंट मैंने क्या माना है, ये पॉइंट मैंने मान लिया P, और इधर का पॉइंट मैं क्या मान रहा हूँ, Q मान रहा हूँ। जब आप देखेंगे ध्यान से, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूँ, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हैं x और y। कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग सभी को मालूम है, कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग होगा ये x है और ये आपका y है। कहीं कोई समस्या तो नहीं? मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक दिखा भी देता हूँ, किसी को दिक्कत रहे। ये आपका कितना है, ये y है, और यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है, ये आपका x है। मुझे बताएं इस पूरे ग्राफ में कहीं कोई दिक्कत? हाँ ना बताओ। अब हम माने चलते हैं आपने x की, ठीक है, मैं माने चलता हूँ आपने x की वैल्यू बढ़ाई, अच्छा कुछ तो बढ़ाई होगी, तो मैंने मान लिया आपने बढ़ा दी x की वैल्यू, कुछ प्लस कर दिया। क्या तुम्हारा ध्यान जाता है, मैं कह रहा था y इज़ ए फंक्शन ऑफ x। अगर x की वैल्यू बढ़ाओगे तो y की अपने आप बढ़ जाएगी,
और वाई की वैल्यू ध्यान देखना, वाई की वैल्यू यहाँ जाके हो जाएगी, जो हम मान सकते हैं यहाँ से यहाँ तक आप मान सकते हैं, ये हो जाएगी वाई प्लस डेल्टा वाई। डेल्टा वाई का मतलब समझ में आ रहा होगा, जितना आपका बढ़ गया। तो देखो ध्यान से, क्या ये समझ में आता है, हाँ या ना? एक काम करो, मज़े से ग्राफ बना दो, सभी को साफ नज़र आ रहा है और इस ग्राफ के सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, इस ग्राफ को बना दें। जैसे आप ग्राफ बना पाएँ मुझे बताइएगा। सर ये y = x ग्राफ। जी क्या पूछा माधव सिंह? मतलब सर ये कोई इक्वेशन का ग्राफ? किसी भी इक्वेशन का, मैंने फंक्शन ऑफ एक्स लिख दिया है। फंक्शन ऑफ एक्स मतलब कोई सी हो सकती है, एलजेब्रिक होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक होगी, एक्सपोनेंशियल होगी, लॉगरिथमिक होगी, क्योंकि ये मैंने इसलिए आपसे पहले चर्चा करके बता दिया कि अगर y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स है, भले ही लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, उनको हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि वो ये बता रहे होते हैं जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y चेंज होगा और अलग अलग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कोई ना कोई ग्राफ आएगा। हाँ, ग्राफ सबके अलग अलग आएंगे, लेकिन कोई ना कोई तो आएगा। तो हमने कुछ भी मान लिया, मान चले कोई भी एक फंक्शन ऑफ एक्स है और उसके लिए कर्व ऐसा है, ये हमने कोई भी एज्यूम्ड फंक्शन ले लिया है। यस सर, डन सर। बढ़िया, आराम से बना दें। और कोई रह गया हो तो उसका भी इंतज़ार कर लूँगा 1 सेकंड के लिए, ठीक है ना? जनरली सभी ने कर दिया, बढ़िया। अब एक काम करें, ध्यान से देखें, ये समझ में आता है पॉइंट P से पॉइंट Q तक अगर आप चेंज करेंगे, x चेंज करेंगे तो y चेंज होगा। यहाँ पर x था, वहाँ y था। जैसे पॉइंट Q भी अगर आप देखें तो इसके भी कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, जैसे आपको इसके कोऑर्डिनेट साफ नज़र आ रहे होंगे। इसके कोऑर्डिनेट आपके क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट आपके, चलो मैं येलो कलर से लिखूँ जो वहाँ लिया था, इसके x y थे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x प्लस डेल्टा x, और इसलिए ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। ये मैंने इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट बगल में लिख दिए ताकि कभी किसी को दिक्कत आए तो यहाँ देख सके। अब एक सबसे खास काम करता हूँ, मैं एक कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ PQ, ठीक, और मान के चलता हूँ ये जो आपकी कॉर्ड PQ है, इस लाइन को थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। इस कॉर्ड का एंगल है थीटा। तो एक काम करें, एक कॉर्ड दिखा दें विद एंगल थीटा। कर दिया, बढ़िया। अब मैं शीट बदलता हूँ ताकि आपको फिगर हमेशा दिखता रहे। जैसे ही आप इस कॉर्ड पे जाएंगे, अब मैं यहाँ पर इस कॉर्ड की एक छोटी चीज़ दिखाता हूँ। जो आप कॉर्ड बनाए हुए हैं, इस कॉर्ड के मैं स्लोप की बात करता हूँ। स्लोप माने वो आपको याद होगा ढलान होती है। स्लोप यानी हाइट और डिस्टेंस का रेशियो कहलाता है। और हाइट डिस्टेंस का रेशियो आप देखेंगे तो ये कितना होता है, ये होता है tan थीटा। अब एक मज़ेदार बात देखें, क्या आपको ऐसा नज़र आता है, इसका जब आप स्लोप निकालेंगे तो tan थीटा होगा।
टेन थीटा क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या आपको परपेंडिकुलर नज़र आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, कोई बताएगा? ये परपेंडिकुलर डेल्टा वाई होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी को नहीं नज़र आ रहा हो तो उसकी भी सुविधा अपने पास है, मैं और लिख देता हूँ। हालांकि इतना लिखोगे तो एकदम अजीब सी गंदगी सी मच जाती है, लेकिन फिर भी समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा वाई दिख रहा होगा, तुम्हें बेस भी नज़र आ रही होगी, ध्यान से देखो, डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स है, क्योंकि तुम्हें दिख रहा होगा इतना डिस्टेंस क्या है आपका, ये डेल्टा एक्स है, दिख गया। इसका मतलब जब आप इसमें टेन थीटा निकालेंगे तो आप टेन थीटा का मतलब क्या चीज़ निकालेंगे, आप निकालेंगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। बढ़िया, ये हमें समझ में आ गया। अब मैं एक छोटा सवाल पूछता हूँ, क्या तुम्हें ध्यान आता है पिछले 2 दिनों से जो हम डिफरेंशियल पढ़ रहे हैं, या जो आज हमने शुरू के 10 मिनट लिए, हमने कहा था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही था ना। तो ध्यान देखें, ये क्या है, मतलब ये हो गया आपका WRT लिख दिया। WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, कोई ऐसा नहीं कोई सोचे ये क्या है, WRT इन शॉर्ट लिख देते हैं। इतना दिखा दें आगे, स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू इज इक्वल्स टू होगा टेन थीटा, यानी ये होगी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमें पहले से पता है। सिर्फ इतना नोट कर दें, फिर मैं दिखाता हूँ मैंने दिखाया क्या है, क्योंकि मेरी बात लगभग 75% एंड पर है। डन सर, कर दिया इतना, डन सर, ठीक है। मीटिंग एंड हो तो उसको बताएं, Then sir, हाँ मीटिंग एंड हो तो रिज्वाइन कर जाइएगा। ये कहानी आपको ये बताती है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स है और है तो उसका एवरेज रेट ऑफ चेंज एक तो मैथमेटिकली निकाल सकते थे, वो एक मेथड था, ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं। ग्राफिकली किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, अब पी और क्यू के बीच में जो आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज है वो कैसे निकलेगा। अब मैं डिफरेंशिएशन की तरफ से चल रहा हूँ, ये y बराबर फंक्शन ऑफ x था, ठीक। चले मीटिंग एक बार रिज्वाइन कर लें, सो पॉज कर देना हल्का सा, सो पॉज कर देना बेटा। सभी लोग ज्वाइन हो जाते हैं। तो मैंने कहा क्या हम बात कर रहे थे, फिर एक बार याद दिलाता हूँ। ये कोई भी y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x है, दो पॉइंट्स पे आपको समझ में आ रहा है। जैसे जैसे मैंने x की वैल्यू चेंज की है फ्रॉम x टू x प्लस डेल्टा x, आपको समझ में आ रहा है y की वैल्यू अपने आप चेंज होगी, और यही आप करते भी हो। इसलिए मैंने पूछा था 10th में आपने जो क्वेश्चन किया था उसमें आप यही तो करते थे। आप क्या कर रहे होते थे, आप x की वैल्यू लिखते थे 1, फिर आप लिखते थे 2, यानी x चेंज करते थे, y कोऑर्डिनेट अपने आप चेंज हो जाता था। तो मैंने यहाँ कहा x कोऑर्डिनेट चेंज करें, y चेंज होगा। अब जब चेंज होगा तो इस कर्व के लिए एक तो मैंने कहा मैथमेटिकल डेफिनेशन थी, व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज, सर इट इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब ज्योमेट्रिकली आप इसे किसी कर्व में कैसे दिखा सकते हैं, तो आप कह सकते हैं किसी भी कर्व का जब आप कॉर्ड का स्लोप निकालेंगे, किन्हीं दो पॉइंट्स में P और Q के बीच जो कॉर्ड है, जब भी आप उसका स्लोप निकालेंगे तो एक इंटरेस्टिंग बात है, वो स्लोप कितना निकल के आएगा, वो स्लोप निकल के आएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कि एवरेज रेट ऑफ चेंज। क्या है समझ में आता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय द स्लोप ऑफ द कॉर्ड। अब एक चीज़ और बच गई छोटी सी, और जो अगली चीज़ हमारी छोटी सी बची वो क्या है, वो है हमारी आखिरकार, हाँ डिफरेंशिएशन का से बताओगे। तो ध्यान देखना, ये मैंने कहा नंबर 1। अब मैं नंबर 2 जाता हूँ, और नंबर 2 में बताता हूँ डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन आपको ध्यान है, डिफरेंशिएशन क्या हुआ करता था, ये इंस्टेंटेनियस होता था, और इंस्टेंटेनियस की शर्त तुम्हें मालूम है डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 होना चाहिए था, याद है ना, ये डिफरेंशिएशन था। अब एक काम करें
बहुत छोटी सी बात देखें, इफ और इसको सिर्फ देखिएगा, इसको आप बना नहीं पाएंगे, इसको मुझसे ध्यान से देखिएगा। इफ़ पी एंड क्यू ब्रॉट क्लोजर, मैं मान के चलता हूँ पॉइंट पी और क्यू हम पास से पास लाते हैं, सो दैट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, कि आपका डेल्टा एक्स कितना होने लगे, ज़ीरो। अब इस बात को ग्राफ पे देखें। व्हाट एम आई सेइंग, फिगर में बड़ा कर देता हूँ, बिल्कुल बड़ा, ताकि आपको साफ तौर पे नज़र आए। ये कॉर्ड हर आदमी को साफ तौर पे नज़र आ रही है, हाँ या ना? देखें येलो कलर की इस कॉर्ड को ध्यान से देखें। मैंने कहा है अब मैं पॉइंट पी और क्यू को पास लाऊंगा, और पास लाऊंगा तो जो इनके बीच का गैप है डेल्टा एक्स, ये छोटा होता जाएगा। अब थोड़ा पास लाता हूँ, देखो ज़रा, मैं मान चलता हूँ पॉइंट पी और क्यू यहाँ आ गए, मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा, यहाँ सिलेक्ट करूँगा तो ये कॉर्ड होगी, आपका डेल्टा एक्स थोड़ा सा कम हो गया। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? देख के बताएं। यस सर। मैं पॉइंट पी और क्यू और थोड़ा पास ले आता हूँ, आपकी कॉर्ड बिल्कुल ये पुतुल्ली सी हो गई, आपका डेल्टा एक्स और कम हो गया, यही रह गया ना डेल्टा एक्स। अच्छा एक बात सोच के बताओ, ध्यान से मेरी बात सर देखना। डेल्टा वाई तो कम हो रहा है। हाँ तो डेल्टा वाई तो अपने आप कम होता जाएगा, डेल्टा वाई तो फंक्शन ऑफ एक्स है, तुम भूल गए क्या? वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स कम करोगे तो वाई तो अपने आप कम होगा। अगर एक्स बराबर 30 45 बढ़ाओगे या एक्स बराबर 45 30 20 कम करोगे, साइन एक्स की वैल्यू तो अपने आप कम ज़्यादा होंगी, तो इसलिए उसकी तो चिंता ही नहीं है, तो फंक्शन ऑफ एक्स है तो वैसे ही होना है। एक्स पे देखो जरा ध्यान से, अगर हम पॉइंट पी और क्यू पास लाते हैं तो आपका ध्यान जाएगा डेल्टा एक्स कम हुआ, और एक कॉर्ड ध्यान देखना और पास आ गई, कॉर्ड थोड़ी पास आ गई है। अभी आप पॉइंट पी और क्यू और पास ले आए, डेल्टा एक्स थोड़ा और कम हो गया, ये कॉर्ड आपके कर्व के और पास आ गई। क्या आपको एक बात समझ में आती है? अगर ये पॉइंट पी और क्यू यहाँ आ जाए तो क्या होगा, डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, यानी आप इनको आपस में बिल्कुल लगभग एक ही पॉइंट पे ले आए। क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है? ये जो कॉर्ड है, ये पहले कॉर्ड होती थी, हाँ ये एक्चुअली कॉर्ड के बजाय ध्यान देखना ऐसी हो जाएगी, और इस लाइन को हम कॉर्ड नहीं कहते, इसको ज्योमेट्री टेंजेंट कहती है। कॉर्ड वो होती हैं जो दो अलग अलग पॉइंट पे टच करती हैं। अगर पॉइंट पास आते चले जाए, पास आते आते दोनों एक ही हो जाएं, क्योंकि अगर डेल्टा एक्स ज़ीरो करोगे तो क्या होगा, दोनों के पॉइंट्स के बीच का गैप ज़ीरो हो जाएगा ना, दोनों पॉइंट सिंगल पॉइंट हो गए। तो जो दो पॉइंट पे कट करता है वो कॉर्ड है, लेकिन जो सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है वो कॉर्ड नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है टेंजेंट। क्या आपको इतनी मेरी बात समझ में आती है? और अगर इतना समझ में आता है तो देखें, मैंने कहा अगर आप P एंड Q ब्रॉट क्लोजर सो दैट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, P और Q को आप पास लेते आए कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो हो जाए, देन पी क्यू टेंजेंट हो जाएगी, हाँ या ना? यही दिखाया था, देख लो। अगर पास में आ गए तो ये लाइन क्या कन्वर्ट हो जाएगी, ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसीलिए बस ध्यान से देखो, हम कह रहे थे स्लोप ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड का स्लोप क्या चीज़ देता है? एवरेज रेट ऑफ चेंज। और अगर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो टेंजेंट कब निकली है? टेंजेंट तब निकली है जब लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो है। इसका मतलब ये ध्यान देखना, ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा dy अपॉन dx, यानी कि डिफरेंशिएशन में। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। और एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या कहलाता है? स्लोप ऑफ
कॉर्ड। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ जो हमने एक्चुअल शीट में आपके लिए बना रखी है। देखें ध्यान से, जब आप एक्चुअल शीट पे जाएंगे तो क्या आपको ऐसा नज़र आ रहा है, ये आपकी शीट जो आपको भेजी उसी का फिगर है, ये कर्व है। अब मैंने कहा दोबारा एक बार बहुत तेज़ गति से एक्सप्लेन करूँगा, तो इसलिए ध्यान से देखते हुए चलना, क्योंकि तुम्हें अपनी शीट में कोई दिक्कत आए उसके पहले मैं उसको शीट के फिगर को एक्सप्लेन कर दूँ। आपकी शीट में भी हमने ये कर्व माना है जो अभी आपने रफली बनाया था। 2 पॉइंट पकड़े हैं P और Q। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है, X और Y, मतलब समझ में आ रहा होगा ये X है और ये आपका Y है। यही फिगर बनाया है ना तुमने। अभी तुमसे इसलिए हाथ से बनवा लिया मैंने एक बार प्रिंटेड के बजाय, क्योंकि हाथ से बनाओगे तो पहले समझ में आता है, फिर प्रिंटेड कौन देख के समझेगा। Q पॉइंट क्या माना हमने, इसके कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माने, यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट यहाँ तक चेंज हो गया, कितना हो गया, ये हो गया x प्लस डेल्टा एक्स, और इसका ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो गया, बढ़ के y से बढ़ के हो गया y प्लस डेल्टा वाई। अब पॉइंट P और Q के बीच में जो काम तुम अभी कर रहे थे वही सब मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा। P और Q के बीच में आप एक कॉर्ड खींचें। जब कॉर्ड खींचेंगे तो तुम देखेगा ये हिस्सा कितना होगा, ये डेल्टा वाई है। ये बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये बेस दिख रहा है, ये आपका डेल्टा एक्स होगा। कोई डाउट इसमें, हाँ या ना बताओ? नो सर। और जैसे ही आपको एक कर्व जो आप बना चुके हैं फिर से समझ में आता है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्योंकि बीच में तो मैं आ गया। तो ये क्या कहता है, लेट कॉर्ड पी क्यू मेक्स एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, देन द स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड। इस कॉर्ड का स्लोप क्या होगा, टेन थीटा बराबर होगी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, या आप कह सकते हैं वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि जब जनरली 11th में हो तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स डायरेक्टली निकाल लिया था, ऐसे कोई नहीं करता दिस माइनस दिस फिर बीच का। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना, ये जो आपका चीज़ है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये क्या चीज़ बता रही है, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज बता रही है। अब एक सवाल ये आता है फिर डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है। तो मैंने क्या कहा, लेट पॉइंट P एंड Q मूव टुवर्ड्स ईच अदर। अब पॉइंट P Q एक दूसरे के पास आएंगे। देखो इस कर्व में यहाँ पर देखो, ओरिजिनल पॉइंट P एंड Q कहाँ थे और फिर कहाँ की तरफ चले गए, ये मैं दिखा देता हूँ। ओरिजिनल P Q यहाँ थे और पास आए और पास आए और पास आए। जैसे जैसे पास आते आएंगे तुम देखना कॉर्ड छोटी होती जाएगी, पॉइंट्स के बीच का गैप कम होता जाएगा। फाइनल जब दोनों पॉइंट्स अभी तो पास होते जा रहे हैं और जैसे ही दोनों पॉइंट्स आप देखना एक ही जगह आ गए, यानी कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 कर दिया, तो दोनों सिंगल पॉइंट में मर्ज हो जाएंगे। और सिंगल पॉइंट में मर्ज हुए तो ये जो तमाम सारी कॉर्ड बना रहे थे वो कॉर्ड के बजाय काय में कन्वर्ट हो जाएंगी। क्या अब ये समझ में आ जाता है दोबारा से, हाँ या ना देखें? यस सर। यस सर। देख लें, किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। दो बार मैंने इसलिए ले लिया कि आदमी को आराम से समझ में आ जाए, ठीक। और बस बाकी तो लैंग्वेज है जो हम बोल रहे थे वही लिखा है। अगर एक दूसरे साइड बढ़ते हैं डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डिक्रीज होंगे, अप्रोच 0 इन ए लिमिटिंग कंडीशन व्हेन पॉइंट्स P एंड Q विल ओवरलैप। जब पॉइंट P और Q ओवरलैप हो जाएंगे तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई 0 हो जाएंगे लगभग। और जब 0 होंगे तो फिर क्या होगा, द कॉर्ड PQ बिकम्स टेंजेंट। इसलिए मैंने कई बार ये फिगर बना के 2 बार आपको दिखा दिया कि आपको ये क्लियर हो जाए। और ये कहता है अब टेन थीटा क्या होगी। क्या है मेरी बात समझ में आ जाती है, हाँ है ना? बढ़िया। यस सर। बढ़िया। अब मुझे बताएं पीछे आपने कुछ नोट किया था क्या? शायद ये आपने नोट कर दिया था, है ना? नंबर 1 के नहीं किया था? ग्राफ बनाने बाद ये पहला पार्ट नोट किया था क्या? यस सर। ये तो नोट कर दिया ना। अब इसी के पार्ट नंबर 2 दिखा दें। पार्ट नंबर 2 में 2 लाइनें लिख दें, वो मैं बोल देता हूँ और बोल क्या देने, वो ये रही पार्ट नंबर 2 की, ये रही लाइनें, 2 लाइनें, ये इतना नोट कर दें। इफ पॉइंट P एंड Q मूव टुवर्ड्स ईच अदर लिखा ही हुआ है तो काय के लिखूँ दोबारा? सर मैंने वही लाइन लिख ली। कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज़ लिखी है इसमें और उसमें इतना अंतर है, वो मैं
पढ़ाते समय लिख रहा हूँ तो रफ मतलब ग्रामर और लैंग्वेज रफली लैंग्वेज कहेगी वही, वो अलग थोड़ा ना कहेगी, तुम उसको पढ़ लो, यही तो लिखा है। यस। ये प्रॉपर लैंग्वेज है, एकदम सिस्टमेटिक जिसे कह देते हैं। कर दें नोट, अगर आपने जिन लोगों को करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं। क्या आपसे बताएगा, पॉइंट पी एंड क्यू मूव टुवर्ड्स ईच अदर, देन बोथ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई डिक्रीज एंड अप्रोच जीरो इन ए लिमिटिंग कंडीशन व्हेन पॉइंट्स पी एंड क्यू ओवरलैप। बढ़िया। और बता दीजिएगा, द कॉर्ड पी क्यू बिकम्स टेंजेंट टू द कर्व। अब ये टेंजेंट हो जाएगी तो अब आपका टेन थीटा अब डी वाई बाई डी एक्स निकल आएगा। क्या सभी लोगों ने कर दिया? ऐसा चेक कर लें। यस सर। यस सर। ठीक है ना। जब आप ये कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो बस ये था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। और देखो ध्यान से, जो हम बोल रहे थे, मैंने कहा यहाँ हम क्या बोल रहे थे, तुम कहोगे सर यहाँ शीट में क्या लिखा है, मैंने कुछ नहीं, शीट में ग्रामेटिकली अच्छा लिखा है, बस दैट्स ऑल। बोल हम ये रहे थे कि आपका जो टेंजेंट का स्लोप होगा, अभी शीट क्या कहेगी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो टेंजेंट का जो स्लोप है वो आपको क्या चीज़ देगा, ये जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है ये आपको दे देता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। और आओ चेक कर देते हैं लैंग्वेज में जो तुम्हारे पास शीट मौजूद है, वेदर इट इज स्टेटिंग द सेम और नॉट। सो ऑफ कोर्स यस। ये कहता है ज्योमेट्रिकली द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू द फंक्शन y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ज्योमेट्रिकली इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? तो बिल्कुल साफ कहता है किसके इक्वल होगा। तो देखें किसके इक्वल बता रहा है, आए पढ़ें। ये कह रहा है इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट। कितने लोगों को इसका मीनिंग समझ में आता है? बड़े मजे से देख के बताएं, नहीं तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। आगे समझ देख लें आराम से, क्योंकि ये वही लिखा है बड़ी भैया जो इतनी देर से हम यहाँ दिखा रहे हैं। टेंजेंट हो जाएगी, टेंजेंट का स्लोप निकालोगे तो लिमिट कौन सी कंडीशन में होगी, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो यही कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज यानी कि डिफरेंशिएशन। तो इसी को जो मैं सिंपल हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स बोल रहा हूँ उसी को शीट प्रॉपर इंग्लिश में क्या कह देती है, ज्योमेट्रिकली द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? तो उसने कहा स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट। तो ये दो लाइनें आप लिख दें, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको याद रखिएगा बस। लिख दें मजे से, कौन सी ऊपर वाली कह रहा हूँ, दस ज्योमेट्रिकली द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x with respect to x is equal to the slope of the tangent to the curve at that point। कर दें तो मुझे बताइएगा, बस यही दो लाइनें लिखनी है, लिख दी होंगी यार, ये अटक गए। नो सर, डन। इस तरह से हमने कहा आपने डिफरेंशियल क्या होता है वो पढ़ लिया, कहाँ एप्लीकेशंस हैं फिज़िक्स में वो भी मैंने बता दिए। फिज़िक्स में आपका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये इसी साल रहेंगे। पावर बता देता हूँ, पावर आएगी। पावर कैसे आएगी ध्यान देखो, पावर का एप्लीकेशन याद दिला देता हूँ। अभी 10th वाले के लिए, 9th वाले के लिए पावर क्या होती है? पावर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम।
यही होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो फिर 11th वाले के लिए पावर क्या होगी, 11th वाले के लिए पावर होगी dW/dt। इसका मतलब वो आपसे कहेगा रेट ऑफ वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या है मेरी बात समझ में आती है, रेट ऑफ वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हाँ या ना बताएं। तो ये मैंने कहा केवल आपको यस सर। इस समय ये जो पूरा चैप्टर है आपके अपग्रेडेशन का चैप्टर है, ठीक है ना, और कुछ नहीं। हाँ, अब ये आप फॉर्मूले पढ़ ही चुके थे, कोई समस्या नहीं, ठीक। अब ध्यान देखें, अब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कईयों ने देखा होगा शीट में, बोले ये वाला नहीं कराया सर ने, हाँ जाने कौन कौन से कराए जा रहे हैं, कोई बात नहीं, अब कर सकते हैं। फाइंड फ्रॉम द कर्व गिवन इन द फिगर फाइंड dy/dx एट x बराबर 2, 6 and 10। इनमें से मैं केवल एक जगह पे निकालूंगा, बाकी आप निकालिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ो। इस कर्व, ये कर्व शोन दिख रहा है, इस कर्व के लिए dy/dx निकालना है। क्या अब आपको ये पता चल गया है कि dy/dx इज इक्वल्स टू होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। बढ़िया। और स्लोप ऑफ टेंजेंट को अगर मैथमेटिक्स में लिखोगे तो वो कहलाता है टेन थीटा। बस ठीक। अच्छा, एक टेंथ की एक छोटी चीज पूछूं, टेन थीटा क्या होती थी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस हो गया। बेस। कौन से पॉइंट पे जाना चाहे तो मैंने कहा था एक निकाल दूंगा, 2, 6, 10 कोई सा भी एक निकाल दो, 2 पे निकाल देता हूँ। एट x बराबर 2, अरे x बराबर 2 पे देखो ज़रा, दिख रहा है x बराबर 2, नहीं दिखा, अरे नहीं दिख रहा हो तो लाल कर देता हूँ ना, छोड़ो। ये बेस दिख रही होगी, ये परपेंडिकुलर दिख रहा होगा, अब नहीं दिखा तो अब इसका मतलब तुम अंधेपन के शिकार हो गए हो है ना। कितना दिया है, ये 2 दिया है, ये कितना दिया है, 4 मान लेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मत कहना, वो तो बनते हैं जब। इसलिए आपका टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बोले तो 4 और ये बेस बाई 2। खत्म हो गई कहानी, और क्या। अब तुम कहोगे कि हम 3 बार निकालेंगे क्या। अच्छा, एक महान बात और बताया था, अरे यार तुम्हें दिख नहीं रहा होगा रेड कलर, तुमने पहले नहीं बोला इस पर, ऐसा लिख देता हूँ। ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू 4/2। सर से कैंसिल नहीं कर सकते। कैसी बातें कर रहे हो जी यार, ये तुमने कैसा प्रश्न पूछा, इस पे तो हम हंसेंगे सिर्फ। क्यों नहीं करोगे भैया कैंसिल है हाँ, ये कैसी बात पूछ ली छोड़ दिया खराब नहीं, हमने यहाँ तक कर भी दिया है, आगे देखोगे हम तो और पहले छोड़े भाग जाते हैं। मैं पहले कहता हूँ इंटू डिवाइड थोड़ी पढ़ाने बैठा हूँ तुमको, देखो सर 2 2 जा 4 बराबर 2, आंसर क्या निकाला, आज नई चीज़ सिखाता हूँ, देखो 2 2 जा 4 आते हैं कैंसिल करने पे, तो ये इतना थोड़ा ना सिखाना यार आओ एक मज़ेदार चीज़ बता देता हूँ। जहाँ आप 6 ले रहे हैं, ज़रा देखो ध्यान से, 6 पे एक मज़ेदार बात नज़र आएगी। अगर मैं x बराबर 6 पे देखूँ, क्या आपको ऐसा नज़र आ रहा है x बराबर 6 पे थीटा बराबर 0 है, कितनों को नज़र आता है। यस सर, यस सर। बस बढ़िया, तो इसलिए आप बता देंगे टेन थीटा बराबर भी डायरेक्ट वैल्यू निकल आएगी 0। नहीं आई समझ में। हाँ, इसका ज़रूर निकाल लेना, इसका निकाल लोगे, इसके परपेंडिकुलर और बेस तुम्हें दिख रहे होंगे। बेस तकरीबन हम मान लेंगे 5 है ना, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 10 to 14 यानी कि 4। टेन थीटा हो जाएगी दिस अपॉन दिस, तो आप कर लोगे 4.5/4 ऐसा कुछ, तो ये आप कर सकते हैं। और इसमें मुझे नहीं लग रहा कोई बहुत बड़ी दिक्कत होगी। ठीक, ये क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, ये सारे आप कर चुके हैं, इनको अपन पलटते जाते हैं मज़े से। शीट नंबर 22 के आगे 22, 23, 24, 25, 26 अरे इसको गिनते जाओ बस, केवल ये सब कर चुके हैं अपन, है ना। y रेज टू ई की पावर 10x और y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन x। ये कल का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसको भी हमने ख़त्म कर दिया था। अब हम लास्ट चीज़ पर जाते हैं, एक होती है मैक्सिमा और एक होती है मिनिमा। अब सवाल बना मैक्सिमा और मिनिमा क्या होती है, तो समझ में आ रहा है।
नाम ही बता देते हैं, किसी भी फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू ये मैक्सिमा कहलाती है और लोवेस्ट वैल्यू आपकी क्या कहलाती है, मिनिमा। जैसे मान के चलो साइन एक्स एक फंक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमा बताओगे +1 होगी और मिनिमम वैल्यू मिनिमा -1 होगी। -1। तो इस ढंग से आप उसकी कोई भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब सवाल आता है ग्राफिकली, इन्हें ज़रा देखें ध्यान से, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, बहुत ध्यान देखना, इसलिए ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन मैंने एक साथ पढ़ाए हैं। क्या आपको नजर आ रहा है, मान चलूँ ये किसी भी आपका y बराबर फंक्शन ऑफ x का ग्राफ है, ये पॉइंट मैक्सिमम का पॉइंट है, ये पॉइंट मिनिमम का पॉइंट है। कितनों को समझ में आती है ये बात? यस सर। यस ठीक है। अब एक खास बात जाते हैं, अब हम इनमें से एक एक को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मैक्सिमम और फिर देखेंगे मिनिमम। ठीक, किसी भी एक को ढंग से समझ लेना, समझ में अपने आप आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो और मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। क्या तुम्हारा ध्यान जा रहा है, अगर ये मान के चलना कोई भी कर्व है, ये पॉइंट कैसा है, ये मैक्सिमम का है। मैक्सिमम किसे कहोगे, जिससे ऊपर आप नहीं जा सकते वो मैक्सिमम है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे, अभी मैंने क्या ऐसा ध्यान है, मैंने कहा था dy/dx टेंजेंट से मिलता है tan थीटा से। क्या आपका ध्यान जा रहा है, यहाँ tan थीटा कुछ ना कुछ होगी, यहाँ tan थीटा की कुछ भी वैल्यू होगी, यहाँ भी थीटा कुछ ना कुछ होंगे। एक मज़ेदार बात है, जब तुम बिल्कुल टॉप पे पहुँचोगे क्या ऐसा ध्यान जाता है, यहाँ पर आपका थीटा 0 हो जाएगा। यस सर। यस सर। मेरी बात समझ में आती है? अभी मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, थीटा बजाय मैं और अच्छा वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, मैथमेटिकल नहीं थ्योरेटिकल वर्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ। बिफोर मैक्सिमम आपका स्लोप रहेगा। अगर आप कभी ज़िंदगी में किसी पहाड़ी पे चढ़े हो, जब पहाड़ी पे चढ़ रहे होते हो तो स्लोप रहता है। तुमने ध्यान दिया, जब अपन उसके टॉप की तरफ जाते हैं तो स्लोप धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और बिल्कुल टॉप पे जाके फ्लैट हो जाएगा। क्योंकि यार स्लोप टॉप पे जाके भी स्लोप बना रहा तो टॉप से ऊपर नहीं पहुंच जाओगे। तो भैया टॉप तो वो होगा ना जिसके ऊपर जाना ही नहीं है, जहाँ स्लोप ख़त्म हो गया। तो ध्यान देखना, बिफोर मैक्सिमम क्या होगा आपका, कुछ ना कुछ स्लोप होगा। अब ये स्लोप आप देखना क्या होगा, जब आप बिल्कुल मैक्सिमम पे पहुंचने वाले होंगे तो धीरे धीरे कम होने लगेगा। यानी अगली बात आएगी, ध्यान देखना, इसके बाद आपका धीरे धीरे स्लोप क्या होगा, डिक्रीज होगा। और एट मैक्सिमम आपका स्लोप बराबर हो जाना चाहिए 0। अब यहाँ ढलान खत्म हो जानी चाहिए। हाँ, इसके बाद देखोगे एक महान बात होगी, अगर टॉप के तुम आगे बढ़े तो स्लोप पॉजिटिव नहीं नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव तो समझते हैं कि नहीं समझते, पहले बताएं। पॉजिटिव नेगेटिव एंगल, पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ और नेगेटिव मतलब अपोजिट यानी नीचे की तरफ। ऐसा तो समझते हैं कि नहीं समझते? यस सर। यस सर। हाँ, इसलिए मैंने कहा जब आप टॉप पे पहुंच रहे हैं तो स्लोप 0 है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, अगर तुम टॉप से भी आगे गए तो ऊपर नहीं पहुंचोगे, नीचे खिसकने लगोगे। तो ये क्या हो गया, उसके बाद आपका स्लोप नेगेटिव हो जाता है। ये इतनी कहानी समझ में आती है। मिनिमा में उल्टा हो जाएगा। मिनिमा में आप देखना आपका स्लोप यहाँ नेगेटिव होगा, इसमें यहाँ आके 0 हो जाएगा, अब इससे नीचे नहीं जा सकते। और इसके बाद आप देखना स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, इसके आगे जाओगे तो उल्टा ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अगर ये कहानी समझ में आती है तो ध्यान से देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं y = फंक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाई ए कर्व। ये आपको मालूम है, y बराबर फंक्शन ऑफ x को आप किसी भी कर्व से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इतनी देर में हमने चर्चा तो कर ही ली है। विच इज़ मैक्सिमम एट p एंड मिनिमम एट q। हमने सपोज कर लिया 2 पॉइंट्स पे मिनिमम और मैक्सिमम है, तो आपसे क्या कहता है, द टेंजेंट्स ड्रॉन एट पॉइंट p एंड q विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। थीटा 0 होगा और आपकी tan थीटा भी 0 होगी। चेक कर लें, जो आपका मैक्सिमम है उसका टेंजेंट भी प्लेन होगा और जो मिनिमम है उसका टेंजेंट भी प्लेन होगा।
ये आपकी शीट का फिगर है, मैं उसको दिखा देता हूँ। जो आपसे कह रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम के टेंजेंट कैसे होंगे, ये प्लेन होंगे, फ्लैट होंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगे या 0 डिग्री पर होंगे। क्या ये कहानी समझ में आ जाती है, हाँ ना? इतनी मुझे बताएं। यस सर। ठीक, अब आगे की चीज़ पे चलते हैं। जस्ट बिफोर द मैक्सिमा, मैक्सिमा के जस्ट पहले आपका स्लोप कैसा होता है? पॉजिटिव। यानी आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों पे आपका dy बाई डी एक्स बराबर 0 होगा। dy बाई डी एक्स टेन थीटा था, तो याद है ना? ये तो पहली कंडीशन निकल आई। अब एक दिक्कत है, जब दोनों पे टेन थीटा 0 है, dy बाई डी एक्स 0 है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा ये मिनिमा है कि मैक्सिमम है? ये ऊपर वाली फ्लैट लाइन है कि नीचे वाली फ्लैट लाइन है, ये कैसे पता लगाएं? तो बहुत ध्यान से इधर देखना। अब आप क्या कहते हैं? बिफोर द मैक्सिमा स्लोप इज़ पॉजिटिव। मैक्सिमा से पहले स्लोप पॉजिटिव होता है। देख लो, ये मैक्सिमा, इसके पहले स्लोप पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर 0 हो गया, फिर नेगेटिव हो गया। यानी आप देखेंगे यहाँ पर स्लोप कैसा हो रहा है, यहाँ पर स्लोप है आपका डिक्रीजिंग। मैक्सिमा के केस में हमेशा स्लोप कैसा होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। पहले पॉजिटिव होगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर नेगेटिव यानी नीचे की तरफ हो जाएगा। और अगर इतनी सी बात आपको दिखती है तो देखें क्या कह रहा है? एट मैक्सिमा स्लोप इज़ पॉजिटिव, एट मैक्सिमा इट इज़ 0 एंड आफ्टर द मैक्सिमा इट इज़ नेगेटिव। इसका मतलब दस इट इज़ क्लियर दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप या ग्रेडियंट, इसी का नाम होता है इज नेगेटिव। जो आपका स्लोप का चेंज है वो कैसा है? नेगेटिव। पहले ज़्यादा था, कम हुआ, 0 हुआ, नेगेटिव हुआ, तो इसलिए आपका डी बाई डी एक्स मालूम है, रेट ऑफ चेंज लिखते हो। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कैसा होगा? लेस देन 0, और लेस देन 0 तुम्हें मालूम है ये नंबर होते हैं नेगेटिव। नेगेटिव नंबर्स को लेस देन 0 लिखा जाता है। तो एक छोटा सा काम करें, एक हेडिंग डाल दें, मैक्सिमा और मैक्सिमा एंड मिनिमा, मेन पॉइंट्स में नोट करा देता हूँ। एक बार और क्लियर कर देंगे 2 मिनट में, और मैक्सिमम आपको समझ में आ जाएगा। लिख दें मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक, क्या हेडिंग डाल दिया आपने? मैक्सिमा और मिनिमा, हाँ या ना बताएं। यस सर। यस तो एक काम कर दो, एक यही फिगर बना दो, एक मैक्सिमम दिखा दो, एक मिनिमम दिखा दो। कौन से वाले फिगर की बात कर रहा हूँ? इस वाले की। ठीक है, और मीटिंग एंड हो जाए, अभी तो है खैर टाइम, तो उसको एक 5-1 मिनट के लिए दोबारा रिज्वाइन कर लेना। एक आध कोई चीज़ बचेगी उसको ख़त्म कर देंगे, और कोई डाउट होगा तो वो क्लियर कर देंगे। बना दिया? तो सिंपल फिगर है, तो एक लाइन खींचिए, मैक्सिमम मिनिमम दिखा दो, उसमें क्या ऐसी मान बात है। अब जो खास बात है जो मैं यहाँ समझा रहा था उस पर चलते हैं। सबसे पहले आइएगा, आप बताएंगे, इसमें आप लिख दिएगा द टेंजेंट ड्रॉन एट मैक्सिमा और मिनिमा। लिख दें द टेंजेंट्स ड्रॉन एट मैक्सिमा और मिनिमा विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यही आपने फिगर बनाया है। टेंजेंट्स ड्रॉन एट मैक्सिमा एंड मिनिमा विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आगे बताइएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड टेन थीटा इज इक्वल्स टू 0। सर विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो यहाँ भी लिखा है, पॉइंट पी एंड की बजाय नाम लिख दिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, थीटा इज इक्वल्स टू 0, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 0। और नीचे इसलिए अब आप कॉन्क्लूज़न लिख देंगे। कॉन्क्लूज़न क्या है नीचे देखें ध्यान से, वो ये है। इसका मतलब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या होगा? मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आपका dy बाई डी एक्स या टेन थीटा कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो दिखा दें, एट मैक्सिमा एंड मिनिमा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन याद रखिएगा। ठीक, अब जो कन्फ्यूज़न आएगा वो मैं बता देता हूँ। कन्फ्यूज़न कहाँ आता है कि जब मैक्सिमा और मिनिमा दोनों का टेन थीटा 0 निकलेगा, तो हमें ये कैसे पता चलेगा मिनिमा कौन सी और मैक्सिमा? तो इसके लिए आए नीचे, इसके लिए डालिएगा नंबर ए।
नीचे आपका डाल देंगे नंबर ए, और इसलिए यहाँ पे लिखवा रहा हूँ ताकि आपको घर पे आप फेयर तो बना ही बनाए, लेकिन यहाँ पे एक बार रफ में आपको क्लियर हो जाए। नंबर ए आप देखें, बिल्कुल यही लिखना है आपको, जस्ट बिफोर द मैक्सिमा स्लोप इज पॉजिटिव। उतना ही उतना लिखें जितना समझ में आता जाए, मैं उसको डिस्कस भी करता जा रहा हूँ। मैक्सिमा के पहले आपका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। सो राइट डाउन, जस्ट बिफोर द मैक्सिमा स्लोप इज पॉजिटिव, एट मैक्सिमा इट इज 0, वो आप दिखाई चुके हैं, लिख दिया। यस सर। और आगे जाए, मैक्सिमा के बाद उतरोगे तो क्या कहेगा? एंड आफ्टर द मैक्सिमा इट इज नेगेटिव। एंड आफ्टर द मैक्सिमा इट इज नेगेटिव, इसका मतलब आपका स्लोप का चेंज कैसा है? नेगेटिव चेंज है, धीरे 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 कम हो रहा है। नीचे आप बताएंगे दस द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज नेगेटिव, इसलिए आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कैसा है? ये आपका नेगेटिव है। और जैसे ही इस लाइन को लिख लें वैसे ही मुझे बताइएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कैसा आ रहा है? नेगेटिव, क्योंकि आपका स्लोप धीरे धीरे कम हो रहा है। डन सर। डन कर दिया। अब फिर वही बात, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता था? डिफरेंशिएशन। ये तो आप सीख ही गए भैया रेट ऑफ चेंज का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डी बाई डी एक्स। किसका डी बाई डी एक्स? आप तो ये भी हटा दो ग्रेडियंट, आप तो इतना लिख दें डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप। स्लोप का डी बाई डी एक्स मतलब स्लोप का रेट ऑफ चेंज कैसा आना चाहिए? लेस देन 0 या फिर नेगेटिव। और लास्ट लाइन जो कभी कभार कंफ्यूज कर देती है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो समझ में आती है। आपने लिखा है डी बाई डी एक्स स्लोप, स्लोप कितना था? डी वाई अपॉन डी एक्स। आओ देखो इस लाइन को मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा देता हूँ अलग से। ये है आपका डी वाई डी एक्स, और डी वाई डी एक्स हमें किसका चाहिए? डी वाई डी एक्स हमें चाहिए स्लोप का, और स्लोप ऑलरेडी क्या था? ये चीज़ आपकी लेस देन 0 या नेगेटिव है। ध्यान से देखो यहाँ पे डिफरेंशियल 2 बार हो गया है, डबल डिफरेंशियल हो गया है। पहले डी वाई बाई डी एक्स, फिर दोबारा उसका डिफरेंशियल। और इसको हम डबल डिफरेंशियल को एक ख़ास नोटेशन से लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं ये जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिया है, इसको इंटू मत करने लगना कि तुम कहो सर डी और डी स्क्वायर हुआ तो डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर दोनों क्यों नहीं हुए? ये नोटेशन है, डी बाई डी एक्स डिफरेंशियल था, ये डी बाई डी एक्स 2 बार बता रहा है कि आपका डी बाई डी एक्स कितनी बार आया है? 2 बार। ये इंटू नहीं हुआ है कि तुम उसका स्क्वायर कर दो। तो ये बता रहा है वाई का डिफरेंशियल कितनी बार करना है? 2 बार करना है। और ये कैसा आना चाहिए? ये आना चाहिए लेस देन 0, और लेस देन 0 का मतलब आप कह सकते हैं नेगेटिव। कर दें आराम से, ये मैक्सिमा की कंडीशन निकल आती है कि मैक्सिमा के लिए आपका डबल डिफरेंशियल ऑफ वाई कैसा होगा? लेस देन 0 होगा। डन सर। बढ़िया। उल्टा हम डायरेक्ट कॉमन सेंस से निकाल लेंगे, उसको आप घर पे बैठ के मज़े से लिखिएगा जो आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें। पहले यहाँ तक देख लें, क्या ये आपने नोट कर दिया? कर दिया, ठीक है। मिनिमा वाला उल्टा है, मिनिमा में दिख रहा होगा, मिनिमा में पहले नेगेटिव नीचे आ रहे थे, फ्लैट हो जाओगे, फिर पॉजिटिव जाओगे, मिनिमम पे स्लोप बढ़ता है। तो उल्टा लिखा है कि स्लोप नेगेटिव था, 0 होगा, उसके बाद पॉजिटिव होगा, यानी आपका डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप, यानी कि स्लोप का रेट ऑफ चेंज कैसा होगा? ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव। तो वही चीज़ दोबारा लिख दिए, इसको आप खुद कवर कर सकते हैं, ये क्लियर हो जाते हैं। अब जो इस बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे वो इस टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान देखना। जैसे आपसे कहेगा फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द टेंजेंट
ड्रॉन टू द वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। आपको एक इक्वेशन दी है, कर्व दिया है और वो आपसे कह रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय द टेंजेंट निकालें, और मीटिंग एंड हो तो उसको दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, हम एक एक क्वेश्चन एंड करेंगे, ठीक है ना। क्या आपको ध्यान है एंगल सबटेंडेड बाय द टेंजेंट कैसे निकलता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब जो आज की क्लास थी उससे हमें ये पता चल गया कि आपको क्या मालूम है कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू होती है, ये हमने आज प्रूव किया है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या कहता है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज काय की इक्वल होता है, टेन थीटा की इक्वल होता है। अगर आपसे एंगल निकालवाना चाह रहा है तो आपको मालूम है टेन थीटा कितना है, डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब डी वाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई जो आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब मेरा अंदाज़ है डिफ्रेंशिएट तुम आराम से कर सकते हो, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x 2 माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 2 इंटू 1x 1 माइनस 1 0 प्लस 3 का हो गया आपका 0, यानी आप कह सकते हैं आपका टेन थीटा इज इक्वल्स टू होगा 2x माइनस 2। सही है, निकाल दें इतना फुर्ती से। डन सर। कर दो फटाक से, फिर जो बचा हुआ टाइम है उसको रिजॉइन अपने को करना ही पड़ेगा। जैसे आप इतना निकाल दें टेन थीटा डी वाई बाई डी एक्स हमने निकाला। अब ये देख लो हमें ये वैल्यू निकालनी कहाँ थी, हमें निकालनी थी 0,3 पर। मुझे बताएं 0,3 में से भैया x कौन सा है, y कौन सा है? बस तो बढ़िया, इसलिए हम जहाँ निकालनी थी वहाँ के लिए चले जाएंगे। आप बताएंगे एट x बराबर 0, टेन थीटा बराबर कितना होगा? फर्स्ट सूत्र तो यही दिख रहा होगा, 2x माइनस 2 आ गया था, x बराबर 0 पे मीटिंग एंड हुई थी, x की 0 लिख दो, बस हो गया। टेन थीटा बराबर माइनस 2 निकल तो आया, मेरा अंदाज है सबका निकल आया होगा। ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज़ मैंने सॉल्व थोड़ा ना की है। स्टार्ट कर दिया था, सही है। चलो एक और देखें, एक ये भी वही है, फाइंड द एंगल ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व y इज इक्वल्स टू दिस मच। ध्यान देखो पिछला क्वेश्चन है एग्जैक्टली रिपीट है, नहीं आ रहा समझ में? पिछला क्वेश्चन टोटल रिपीट है, y इज इक्वल्स टू दिस मच एट द पॉइंट 1 1, केवल वैल्यू चेंज की है। इसको आपसे कह देते हैं या आप सेल्फ कर सकते हैं, इसको आपको होमवर्क पर डाल देता हूँ या आपकी शीट में क्वेश्चन मौजूद है। -1 चले बढ़िया, कर लिया तो और अच्छी बात है। अब आप इसको कर ले आएंगे ज़्यादातर लोग, कहीं कोई दिक्कत किसी को। मैंने कहा सेम टू सेम वही क्वेश्चन हमने फिर से रिपीट किया है। अब HC वर्मा तरीके में चले जाओगे तो ये तो हमने कर लिए थे यार, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज वगैरह है ना, ये भी रेडियस ऑफ बबल वगैरह सब कर चुके हैं। बस मुझे लग रहा है एक आध दो क्वेश्चन अब आपके पास बचेंगे। अब आप इन क्वेश्चंस को, अब मेरा कहना ये है कि अब आप पास टाइम है 1-2 दिन का, मज़े से इनको जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। बंद कर दिया क्या? इन सारे क्वेश्चंस को मैंने कहा सॉल्व कर लें, एक बार रिपीट कर लें, और मंडे का टर्न हम इसके लिए एक डाउट टर्न रख लेंगे आराम से। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी बीच में आपको क्वेरी आती है, उसको सॉल्व कर लें, क्योंकि इसके साथ हमारा डिफरेंशियल लगभग एंड अप है। और अब हम बढ़ेंगे काइनेमेटिक्स के बहुत सिंपल पोर्शन पे, वही स्पीड, डिस्टेंस और इक्वेशन ऑफ मोशन, v बराबर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। कर लें, एक आध दो क्वेश्चन जो बचे होंगे अगले टर्न पे करा देंगे, और डाउट्स अपने जो है सर इंटीग्रेशन कब कराओगे? कौन सा? जी में नहीं, इसमें इंटीग्रेशन बेटा इसके लास्ट में आएगा, अभी इंटीग्रेशन नहीं, पहले एक एक चीज़ झेलो। अभी डिफरेंशियल झेला है, पहले डिफरेंशियल के पूरे एप्लीकेशन तो कर लें। ऐसा थोड़ी करना है 2 दिन में डिफरेंशियल पढ़ाया, 2 में इंटीग्रल पढ़ाया, 2 में वेक्टर खत्म करके बोले हो गए। पढ़ेंगे, ध्यान दिया होगा, डिफरेंशिएशन पढ़ाया, बढ़िया पढ़ाया आपने। अभी फिजिक्स में उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। जब डिफरेंशिएशन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए, पूरा ख़त्म हो जाए,
तब इंटीग्रेशन पे जाएंगे, ऐसे कूदते हुए नहीं जाते हम कि तुमने वजह 2-2 दिन में सब दुनिया भर की सैर करा दें। ठीक है, ग्राफ वाले क्वेश्चन को चैप्टर नहीं पढ़ेंगे ना, है, थर्ड चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। हाँ थर्ड में पढ़ेंगे, और थर्ड में पढ़ेंगे ऐसा तुम्हें यहाँ से ही समझ में आ जाएगा ना तुमने कैसा, अरे तुमने कैसा सवाल पूछा यार। इसीलिए सबसे पहले जो है यहाँ चर्चा करता हूँ। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ज़रा पढ़ो माधव। इसकी हम बताए रिकॉर्डिंग एक बार चेक कर लेना, उसमें शायद तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ जाए, नहीं होगा तो अगले टर्न में हम दोबारा डिस्कस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो जो तुम पूछ रहे हो तुम्हारा आंसर अपने आप मिल जाएगा। मिल गया कि नहीं मिला, अंडरलाइन करूँ? मिल गया होगा। एलिमेंट्री कंसेप्ट्स ऑफ, अभी यहीं लटके हो बेटा, और इसको अभी इनमें अप्लाई करूँगा, फिर जाऊँगा इंटीग्रेशन, फिर उनको अप्लाई करूँगा इसमें। फिजिक्स क्यों, मैथ थोड़ी पढ़ानी है, मैथ फिज़िक्स के साथ पढ़ानी है, फिज़िक्स में कहाँ यूज़ होनी है, तो पूरा करूँगा जब तक डिफरेंशिएशन एकदम ये नहीं कह दोगे हाँ साहब अब डिफरेंशिएशन से बनने वाला, चाहे बोर्ड का क्वेश्चन हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे मैंने कहा मेंस का हो, चाहे नीट का हो, चाहे एम्स का हो, बोले डिफरेंशिएशन के टॉपिक से रिलेट करेगा तो हम कर लेंगे ख़त्म। और जब ये कह दोगे तब अगले पे जाएंगे, उसके पहले नहीं आएंगे। ठीक है ना? हाँ यस। और कोई क्वेरी? यस सर। चले, और कोई समस्या बड़ी वाली नहीं? नो सर। चलो तो अब भाग जाओ, अब हम भी जो है थक गए। सही है यार, लगातार कर रहे हैं, किसी बात है।